बेटा जिनका रिजल्ट डिफरेंशिएट करते हैं मॉर्फोलॉजी की बेस पे, उन्होंने पूरा चार्ट दिखाया आपको। इसकी बेस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हम लिवर की बायोप्सी तो नहीं कर सकते ना इतनी सी बात पे कि हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि एक बंदे को मलेरिया, हम उठा के उसकी लिवर की बायोप्सी कर दें मीरोजोइट्स देखने के लिए या हिप्नोजोइट्स देखने के लिए। नो, ब्लड तो इजीली है। फिलबॉटमी की, थोड़ा सा ब्लड लिया, उससे स्लाइड प्रिपेयर की एंड यू गो फॉर द रेड ब्लड सेल्स मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे उसकी स्पीशी। अब जो मीरोजोइट्स रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करने के बाद ट्रोफोजोइट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, जिसको हम रिंग स्टेज भी कहते हैं, वो ट्रोफोजोइट्स फर्दर डिफरेंशिएट हो सकते हैं मीरोजोइट्स में, और फिर जाके वो रेड ब्लड सेल रप्चर हो और वो मीरोजोइट्स ब्लड में रिलीज हो और वो जाके मजीद और रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करें, और फिर वो स्पोरोजोइट्स में कन्वर्ट हो, और फिर वो स्पोरोजोइट्स जो हैं, ट्रोफोजोइट्स जो हैं वो और मीरोजोइट्स बनाए, और फिर वो सेल्स रप्चर एंड द साइकिल गोज ऑन अंटिल द ट्रीटमेंट हैज बीन टेकन। ठीक है, और सेकेंडली ये भी हो सकता है कि दीज ट्रोफोजोइट्स आर कन्वर्टेड इनटू द मेल माइक्रोगेमिटोसाइट्स एंड फीमेल मेजर गेमिटोसाइट्स। ठीक है, और जब नेक्स्ट ब्लड में ले मॉस्किटो, तो वो इंजेस्ट कर ले इन गेमिटोसाइट्स को। इसीलिए जब आपने देखा है जब किसी पेशेंट को मलेरिया होता है तो उसको भी थोड़ा सा आइसोलेशन में हम पुट कर देते हैं, ताकि मजीद कोई मॉस्किटो उसको बाइट करके वो गेमिटोसाइट्स ना ले। उसका ये रीजन है, हम उस साइकिल को वहां तोड़ देते हैं, वी ब्रेक द साइकिल। वो गेमिटोसाइट्स ह्यूमन बींग के अंदर रहेंगे, ह्यूमन बींग इज अंडर ट्रीटमेंट, और वो वहीं पर खत्म हो जाएगा साइकिल। इट वोंट बी टेकन, क्योंकि अभी सिर्फ मेल फीमेल गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट्स बने हैं मेल में। होता क्या है, जब दे व्हेन द मॉस्किटो टेक्स अ ब्लड मील, तो वो ही गैमेटोसाइट्स इंजेस्ट कर रही है, उसको मिल गए ना, उसको नहीं पता था उसने ह्यूमन बींग को बाइट की, वो मलेरिया का पेशेंट था, उसे वो मिल गए। अब इनकी फ्यूजन, इन दोनों गैमेट्स की फ्यूजन होती है जाके इन द मॉस्किटो। ठीक है, उसकी गट में जब इंजेस्ट किया, खाने उसकी गट में जाके इनकी फ्यूजन हो गई, और इसका फ्यूजन से बन गया जाइगोट, जिसको हम कहते हैं यूकाइनेट। ये देखिए, ठीक है, इस ऊकाइनोट से बने oocyst, और oocyst से बने स्पोरोजोइट्स, एंड these sporozoites move from the gut to the salivary glands in the mouth, और फिर जब मॉस्किटो बाइट करेगा तो वो स्पोरोजोइट्स एक हेल्दी ह्यूमन बींग में इंजेक्ट कर देगा। यू गॉट दिस साइकिल। इस साइकिल की कुछ बातें, एक तो ये कि थ्री पार्ट्स है, ठीक है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल में एक्सोरिथ्रोसिटिक एंड इरिथ्रोसिटिक। फिर कौन सा स्टेज, मीरोजोइट्स, मीरोजोइट से सॉरी स्पोरोजोइट्स, स्पोरोजोइट से मीरोजोइट्स, मीरोजोइट से ट्रोफोजोइट्स, ट्रोफोजोइट से मीरोजोइट्स या मेल एंड फीमेल गेमिटोसाइट्स। ठीक है, फिर फीमेल मॉस्किटो की गट में माइक्रो एंड मैक्रो गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म ookinete, ookinete से oocyst, oocyst से स्पोरोजोइट्स, स्पोरोजोइट्स मूव फ्रॉम द गट टू द स्लाइवरी ग्लैंड्स। ये इसका मलेरिया का पूरा लाइफ साइकिल है। यू गॉट इट। अच्छा जी, अब हम इसको स्पीशी वाइज इसकी पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मोडियम falciparum is very lethal and complications causing. It infects red blood cells of all ages. ठीक है, कोई मिच्योर है, इनमिच्योर है, सबको ये इन्फेक्ट करेगा, और इसका जो फीवर का पीरियड है वो 48 आवर्स है। ठीक है, मिलिग्नेंट मलेरिया इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज इट कैन कॉज डिजीज, इट कैन कॉज कॉम्प्लिकेशन इन एनीवेयर। ठीक है, ये जो है ना, ये
आपके ब्रेन को भी इफेक्ट कर सकता है, आपके किडनीज को भी इफेक्ट कर सकता है। बेसिकली ये क्या करता है, इट इन्फेक्ट द रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल का लाइसिस हो जाता है, और ये नेक्रोसिस भी कॉज करता है। और ये क्या करता है, ये आपकी कैपिलरीज के अंदर ब्लॉकेज कॉज कर देता है। जब सेल रेड ब्लड सेल लाइस होते हैं तो ये ब्लॉकेज कॉज कर देते हैं आपकी कैपिलरीज में, जिसकी वजह से उस जगह पे ब्लड नहीं जा सकता, और फिर आपकी ऑर्गन डैमेज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। स्प्लीनोमेगैली इज ऑल्सो एन साइन ऑफ मलेरिया। स्प्लीनोमेगैली क्यों होती है, क्योंकि द रेड ब्लड सेल्स विच आर लाइस्ड, एक तो उनका रिमूवल हो रहा होता है, उनका स्केवेंजर हो रहा होता है। ठीक है, दे आर स्केवेंज्ड। एंड सेकेंडली, जो इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स हैं, दे आर आल्सो रिमूव्ड बाय द स्प्लीन। तो स्प्लीन को थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए उसकी स्प्लीनोमेगैली हो जाती है, इट इंक्रीज। ठीक है। सेरिब्रल मलेरिया इज व्हेन इट डैमेजेस द ब्रेन, और ब्लैक वाटर फीवर है जब ये किडनी को डैमेज करता है, एंड देयर इज हीमोग्लोबिन्यूरिया इन द ब्लड, इन द यूरिन। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ब्लैक वाटर फीवर। ठीक है। अच्छा, अब कुछ स्पीशीज, कुछ डिजीजेस हैं हमारे पास जो कि हमें बचाती हैं मलेरिया से, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। ठीक है। अगर उसका डिजीज है तो वो उसको मलेरिया नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह वी हैव G6PD डेफिशिएंसी, वो प्रोटेक्टेड होते अगेंस्ट मलेरिया। ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक ब्लड ग्रुप है, डफी ब्लड ग्रुप, जिसकी एंटीजेंस जो हैं वो हेल्प करती है मलेरिया को इनटू गो इनटू द रेड ब्लड सेल्स। इस तरह की कुछ एक्सेप्शनल केसेस है हमारे पास, लेकिन आपको इतनी डिटेल में जानने की इसके साथ जरूरत है। दूसरी हमारे पास स्पीशी है जी, प्लास्मोडियम वाइवेक्स, जो कि इन्फेक्ट करती है ओनली रेटिकुलोसाइट्स। डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट आर रेटिकुलोसाइट्स? बेटा, व्हाट इज रेटिकुलोसाइट्स? इट्स द इमेच्योर फॉर्म ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। बिल्कुल ठीक, शाबाश, शाबाश। रेटिक्यूलोसाइट्स, देखो जो हमारे पास मेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, तो हमारे पास उसमें डीएनए होता है, ना आरएनए होता है, ना न्यूक्लियस होता है। ठीक है। रेटिक्यूलोसाइट्स इज द इमीडिएटली लास्ट स्टेज बिफोर द मेच्योर रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। ये बोन मैरो से आते हैं, इसके अंदर सिर्फ आरएनए होता है, एंड व्हेन दे गो थ्रू द स्प्लीन तो आरएनए रिमूव हो जाता है इसके अंदर से, एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू द मेच्योर रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इन्फेक्ट्स ओनली रेटिक्यूलोसाइट्स। ठीक है। और इसका जो फीवर स्पाइक है वो हमारे पास 48 आवर्स के लिए है। फीवर हमारे पास मलेरिया में तब होता है when the red blood cells rupture and they release the merozoites into the blood, then we have the fever। ठीक है। तो इसका भी फीवर साइकिल जो है वो 48 आवर्स का है। बिनाइन मलेरिया इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इट डज नॉट कॉज दैट मच कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है। और एक हमारे पास होता है टर्शियन मलेरिया। टर्शियन मलेरिया का मतलब ये है, मैं आपको बताती हूँ कि इट रीअकर्स। देखिए 48 आवर्स गुजरने के बाद थर्ड डे स्टार्ट हो जाता है ना। ठीक है, तब इसका फीवर होगा, इसलिए इसको टर्शियन मलेरिया कहते हैं। और जो प्लाज फेल्सीपेरम था उसमें भी हमारे पास टर्शियन मलेरिया होगा, क्योंकि उसका 24 आवर्स का एक दिन, 24 आवर्स का दूसरा दिन, 48 आवर्स थर्ड डे हमें फीवर मिल रहा है। तो 3 डेज का साइकिल है इसका। ठीक है। जो मलेरिया है ना, प्लास्मोडियम मलेरी, उसको हम कहते हैं क्वार्टन मलेरिया। उसका फीवर का साइकिल है 72 आवर्स का, आफ्टर फोर्थ, मतलब 3 डेज ऑन द फोर्थ डे। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कॉटन मलेरिया, एंड इट इन्फेक्ट्स ओनली मेच्योर रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, मलेरिया। अच्छा, अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि फेल्सीपेरम तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कॉजिंग हो गया। ठीक है। और हमारी पॉपुलेशन में जो सबसे ज्यादा कॉमन है, जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो है वाइवेक्स। प्लास्मोडियम वाइवेक्स इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है।
मोस्टली इसी का यही यही पॉजिटिव होता है, लेकिन हमें स्पीशी फाइंड आउट करना जरूरी है। ठीक है जी। अच्छा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए एक और चीज है, होमोजाइगस रिसेसिव फॉर डफी ब्लड ग्रुप एंटीजन। अच्छा, ये जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, इनके ऊपर ना एंटीजेंस होती है जो कि इन एंटीजेंस है ना, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कुछ माइनर एंटीजेंस भी होती हैं, जैसे डफी होगी, एमएनएन सिस्टम हो गया, ठीक है। तो जो डफी ब्लड ग्रुप एंटीजेंस है ना, वो इजीली मलेरिया को रेड ब्लड सेल्स के अंदर इम्यूनोजॉइट्स को जाने देती है। इसीलिए होमोजाइगस रिसेसिव फॉर डफी ब्लड ग्रुप का मतलब ये है कि जिनका डफी ब्लड ग्रुप होगा माइनर में, उनके अंदर मलेरिया होने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि सिकल सेल एनीमिया और G6PD डेफिशिएंसी वाली डिजीज, दीज टू डिजीजेस डू नॉट कॉज मलेरिया, क्योंकि उनके जो ब्लड सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर हैं वो फैसिलिटेट नहीं कर रहे मलेरिया को टू गो इनटू द रेड ब्लड सेल। और अगर वो रेड ब्लड सेल के अंदर नहीं जाएगा तो उसके गैमेट्स ही नहीं बनेंगे, और गैमेट्स नहीं बनेंगे तो साइकिल खत्म। ठीक है। एंड व्हाट आर द क्लिनिकल फाइंडिंग्स? क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऑफ मलेरिया आर अब्रप्ट ऑनसेट ऑफ फीवर एंड चिल्स। ठीक है। अच्छा, इसका जो फीवर का होता है ना स्पेशल एक पॉइंट, कि अब बुखार चढ़ गया एक मलेरिया के पेशेंट को, जब वो उतरेगा ना तो द पेशेंट इज गोइंग टू हैव ड्रिंचिंग स्वेट्स, पसीने पसीने उसने हो जाने हैं। और शिवरिंग चिल्स का मतलब है कि सर्दी का कांप रहा है वो इसकी बहुत ज्यादा एक टिपिकल इसकी पेशेंट की एक स्टेटमेंट होती है कि मेरे पे बस रजाई डाल दो, बेशक सर्दियों का हो बेशक गर्मियों का, रजाई डाल दो, कंबल डाल दो, मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही। ठीक है। अब्रप्ट ऑनसेट ऑफ फीवर एंड चिल्स, हेडेक, मेल्जिया, अर्थल्जिया, वो तो आपको पता है जिसम में दर्द होना और सर में दर्द होना, वो तो सबके साथ कॉमन है। ठीक है। फीवर स्पाइक accompanied by shaking, chills, nausea, vomiting and abdominal pain. And when the fever subsides, it subsides with drenching sweats. ठीक है। स्प्लिनोमेगैली के मैंने आपको कॉज बताया कि स्प्लिनोमेगैली मलेरिया में इसलिए होती है कि एक तो जो लाइस्ट हुए हुए रेड ब्लड सेल्स होते हैं, दे हैव टू बी रिमूव फ्रॉम द ब्लड, सर्कुलेटिंग ब्लड। सेकेंडली, जो इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स होते हैं, अंटिल अनलेस दे रप्चर एंड रिलीज द मीरोजोइड्स, तो उनको भी स्प्लीन जो है वो एबनॉर्मल मार्क करके और रिमूव कर देती है ब्लड से, इसीलिए स्प्लिनोमेगैली। मार्कली माइल्डली हेपेटोमेगैली भी हो सकती है, क्योंकि आपने देखा कि लिवर भी आपका इन्फेक्ट हो रहा होता है। ठीक है। इनीमिया होने का कॉज हमारे पास क्या है, इसमें हिमोलिटिक एनीमिया होगा, क्योंकि जी रेड ब्लड सेल्स आर लाइज्ड। ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स टूट रहे हैं और इसीलिए वी हैव इनीमिया। ठीक है। वाइवेक्स और ओवेल का हमने पढ़ा कि दे कॉज लेटेंट फेज, और लेटेंट फेज में क्या होता है कि इन द लिवर मीरोजोइड्स आर कन्वर्टेड इनटू हिप्नोजोइड्स, और वो सेफ हो जाते हैं उस लिवर में। और फिर किसी टाइम के बाद जब पेशेंट की इम्यूनिटी लो हो या कोई और रीजन हो, तो वो मीरोजोइट्स में कन्वर्ट होके एंड दे कम अप विद द, मतलब इस तरह की हिस्ट्री मिलेगी, इसको 6 महीने पहले मलेरिया हुआ था, इसको फिर मलेरिया हो गया। ठीक है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सी स्पीशी है, ये वाइवेक्स या ओवेल होगी। ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास टर्म आप जब बुक पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे प्रीम्यूनेशन। प्रीम्यूनेशन क्या होती है कि पार्शियल ह्यूमरल based partial immunity based on humoral antibodies that block merozoites from invading the red blood cells occur in infected individuals. प्रीम्यूनेशन एक टर्म है जिसका मतलब ये कि एक फिनोमेना है, उसमें क्या होता है कि जो ह्यूमरल एंटीबॉडीज है ना, उनकी थोड़ी सी इम्यूनिटी क्या करती है कि मीरोजोइड्स को रेड ब्लड सेल्स से रिलीज इन्वेड नहीं करने देती। इस फिनोमिना को हम कहते हैं प्रूमिनेशन। हमने पढ़ा कि जब लिवर से मीरोजोइट्स रिलीज होंगे दे इन्फेक्ट रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। तो ये जो हमारे पास है ना ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल एंटीबॉडीज जो कि बी सेल से बनती है, अभी हम इम्यूनिटी इम्यूनिटी पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो वो इन्फेक्ट नहीं करने देती दूसरे रेड ब्लड सेल्स को, ब्लॉक कर देती है। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं प्रूमिनेशन। ठीक है जी। अच्छा।
अच्छा, और मैं देखी थी कोई और टर्म अगर हमारी इस बुक में हो। अच्छा, अब ट्रांसमिट कैसे कैसे हो सकता है मलेरिया? मॉस्किटो बाइट से, तो ये तो इसका एक लाइफ साइकिल है ना, ठीक है। ट्रांसप्लेसेंटल भी हो सकता है। इफ मदर इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, तो इट कैन बी क्रॉस द प्लेसेंटा एंड कॉज द फीटस। फीटस को भी हो सकता है, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ब्लड, रेड ब्लड सेल्स में होता है, और अगर कोई डोनेट करता है रेड ब्लड सेल्स, तो उससे दूसरे बंदे को भी हो सकता है वो, ठीक है। जिसको वो ब्लड रिसीव करेगा, जो रिसिपिएंट होगा, ठीक है जी। अच्छा, फिर इंट्रावेनस ड्रग यूज, उसमें भी हो सकता है मलेरिया। अच्छा, ये चीजें आपको इसलिए पता होनी चाहिए कि व्हेन यू आर वर्किंग समवेयर, ठीक है, एक गायनी में अगर आप काम कर रहे हो और पेशेंट को मलेरिया हुआ है, फीमेल है, तो आपको बहुत जल्दी उसको ट्रीट करना है, क्योंकि वो फीटस के अंदर भी जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डिजीजेस ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन कॉज करती है, ठीक। अगर आपके पास एक डोनर आता है कि जी मेरा मरीज आपके पास है और मैं इसको ब्लड देना चाहता हूँ, तो आपने उसकी हिस्ट्री लेनी है कि तुम खुद सही हो, अगर तुम ब्लड दे रहे हो और वो कहता है कि जी मुझे तो मलेरिया हुआ था पिछले हफ्ते, तो वो नहीं दे सकता ब्लड। इसीलिए आपको इन सब चीजों की ट्रांसमिशन पता होनी चाहिए, इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि हाउ दे आर ट्रांसफर्ड, ठीक है। फिर लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में जी हमारे पास सबसे जो कॉमन और सबसे इजीएस्ट मेथड है वो ये कि हम ब्लड लेते हैं पेशेंट का, एंड वी प्रिपेयर थिक एंड थिन जिम्सा स्टेन स्मेयर, ठीक है। थिक स्मेयर बनाने का मकसद ये होता है, इन द थिक स्मेयर वी गो टू फाइंड आउट द पैरासाइट्स, सॉरी दी प्रोटोजुआ, ठीक है। प्लाज्मोडियम इज अ स्पोरोजोन, ठीक है। हमने जब फर्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, तो हमने स्पोरोजोन्स और एमीबोइड्स और फ्लैजिलेट्स पढ़े थे। तो प्लाज्मोडियम इज अ स्पोरोजोन, ठीक है। और थिक स्मेयर बना के हम देखते हैं कि मलेरिया है या नहीं, और कितना लोड है पैरासाइट का, कितना लोड है, ठीक है। अच्छा, और थिन स्मेयर में, जिस तरह ये थिन स्मेयर्स है हमारे पास, जिसमें एक एक रेड ब्लड सेल अलग अलग हुआ हुआ है, इसमें हम देख रहे हैं कि स्पीशी कौन सी, ठीक है। इसे हमें गेमिटोसाइट्स भी मिल गए हैं। अच्छा, सेकेंडली बच्चों, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है बीइंग अ हेमाटोलॉजिस्ट, जो हम लोग लेबोरेटरी में फेस करते हैं, कि पेशेंट को फीवर हुआ है, उसको एंटीबायोटिक स्टार्ट होगी, एंड देन दे आर सेंडिंग ब्लड फॉर मलेरिया, तो उसमें कोई फायदा नहीं, उसमें यू विल नॉट फाइंड, अगर उसे मलेरिया होगा भी तो यू विल नॉट फाइंड आउट। सेकेंडली, फॉर मलेरिया to go for the diagnosis of malaria, the best time to take blood for the diagnosis is when we have fever spike. जब उसका फीवर स्पाइक आता है ना 41 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, तब आपको लेना चाहिए उसका ब्लड इफ यू आर सस्पेक्टिंग मलेरिया, बिकॉज उस टाइम आपके रेड ब्लड सेल्स रप्चर होते हैं, और आपके मीरोजोइट्स और आपके जो ट्रोफोजोइट्स हैं वो ब्लड में आ जाते हैं आउट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, तो वो ठीक है। ये आप लोगों ने हमेशा अपने पास चीज रखनी है, दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग। नर्सिस को जी वो डाउन होता है, वो लिखते थे कि जी मलेरिया के लिए एमपी करा लो, ठीक है, सेंड दिस टू लैब, और आगे लैब वाले की जिम्मेदारी वो डायग्नोसिस दे या ना दे। तो हम तो नहीं दे सकते इफ द पेशेंट इज नॉर्मल, ठीक है, उसको बुखार नहीं है, वो एसिम्टोमेटिक है, फिब्राइल है, तो हम हमें तो नहीं नजर आएगा मलेरिया उसके अंदर, ठीक है। फिर एक और टेस्ट भी है जी, पीसीआर बेस्ड टेस्ट फॉर प्लाज्मोडियम न्यूक्लिक एसिड। ये टेस्ट है लेकिन कैरी आउट नहीं कर सकते, कोई जरूरत नहीं है। अलाइजा फॉर प्रोटीन स्पेसिफिक, ठीक है जी। ये देखो, ये इसके अंदर मीरोजोइट्स पड़े हैं, ये इसके अंदर रिंग शेप ट्रोफोजोइट्स हैं, ये देख रहे हो, ये रिंग शेप, ये ट्रोफोजोइट्स है, ये गेमिटोसाइट्स हैं।
उसके बाद ट्रीटमेंट जी हमारे पास इसके ट्रीटमेंट का बहुत अच्छा टेबल बना हुआ है आपकी बुक में पेज 438 के ऊपर कि जो क्लोरोक्विन सेंसिटिव होंगे प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम और मलेरिया उनको आप क्लोरोक्विन देंगे। जो क्लोरोक्विन सेंसिटिव प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और वेल होंगे उन्हें आप क्लोरोक्विन के साथ प्रामाक्विन भी देंगे। और जो क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट फेल्सीपैरम होंगे उसको आप क्वाटम भी दे सकते हैं। और जो क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस फेल्सीपैरम सीवियर कॉम्प्लिकेटेड इंफेक्शन है उसको आप क्वानाडीन और आर्टिसोनाइड भी दे सकते हैं। ये टेबल बहुत अच्छा है, जैसे आप इसकी ट्रीटमेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद प्रिवेंशन में हमारे पास यही आ जाता है कि कीमोप्रोफाइलेक्सिस। कीमोप्रोफाइलेक्सिस क्या है? इसका मतलब ये है कि इफ अ पेशेंट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अमेरिका टू पाकिस्तान, ठीक है जी, उसने सुना कि जी मैंने तो गिलगित जाना है और मैंने तो स्कर्दू जाना है, वो बड़ा ब्यूटीफुल और मैंने इधर कैंपिंग करनी है। अब पाकिस्तान इज एंडेमिक फॉर मलेरिया वेयर एज इन अमेरिका देयर इज नो मलेरिया। ठीक है, तो उस पेशेंट को 2 वीक्स पहले से क्लोरोक्विन लेना स्टार्ट कर देनी चाहिए और अमेरिका वापस जाने के बाद भी 4 हफ्तों तक क्लोरोक्विन लेते रहना चाहिए। ठीक है, कीमोप्रोफाइलेक्सिस का मतलब ये है कि इफ पर्सन इज ट्रेवलिंग या सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हाँ हम कैंपिंग के लिए जा रहे हैं तो वहां पर मॉस्किटोज भी हो सकते हैं और ओपन एयर है, तो हमें प्रोफाइलेक्टिकली मलेरिया के अगेंस्ट क्लोरोक्विन वगैरह ले लेनी चाहिए। तो इसे हम कहते हैं कीमोप्रोफाइलेक्सिस। ठीक है, मॉस्किटो नेटिंग ये तो आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉस्किटो नेटिंग हो गया, मॉस्किटो रिपेलेंट्स हो गए, मॉर्टिन हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, जो भी चीजें मॉस्किटो को बेटा ये इसलिए ताकि जो रिसेप्टर्स हैं वो आपके रिसेप्टर्स बिल्डअप हो जाए क्लोरोक्विन के। ठीक है, क्लोरोक्विन की जो रेजिस्टेंस है ना वो हमारे पास डेवलप हो जाती है। इधर पढ़ा था क्या? क्लोरोक्विन की ना, क्योंकि वो जो है ना वो आपके सेल्स को उसके ऊपर से वो रिसेप्टर्स नहीं होते, वो वहां पर ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं आपके सेल्स के अगर यहाँ पर कोई चीज आएगी तो हमने उसको एंटर नहीं होने देना सेल्स के अंदर। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है कि अगर एक दफा इंफेक्शन हो जाए फिर तो वो जो प्रोटोजुआ है फिर तो उसने टेक ओवर कर लिया ना आपके सेल्स को, फिर तो आपके अंदर क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस जो कि आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है अगेंस्ट द मलेरिया वो डेवलप हो सकती है। क्योंकि फिर आप यू आर आप मोहताज हो गए हैं पैरासाइट का, फिर आप उसको मारने के लिए मतलब एक दफा फिर आपको डिजीज हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह हम वैक्सीन पहले लेते हैं ताकि इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, इसीलिए इसी तरह हम ड्रग पहले लेते हैं ताकि वो रिसेप्टर्स डेवलप हो जाए क्लोरोक्विन के, ताकि वो रेजिस्टेंस ही ना डेवलप हो। अगर एक दफा डिजीज हो गई और आपको नहीं पता कि वो फेल्सीपैरम जो है वो क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट वाला स्ट्रेन है, तो फिर तो आपकी ट्रीटमेंट नहीं है, फिर तो आपको डिजीज होगी, आपको सारे, और फिर वो आपको एक दवाई देंगे, फिर आपको वो दूसरी दवाई देंगे, फिर जाके उन्हें पता चलेगा कि हाँ आप रेजिस्टेंट है, अब आपकी ट्रीटमेंट इस दवाई से होनी है। इससे बेहतर है कि आप पहले से अपने रेड ब्लड सेल्स को प्रिपेयर कर दो, उसके ऊपर वो रिसेप्टर्स वो एंटीजन पहले से मौजूद हो कि अगर वो अमीरोजोइट्स आए लिवर पे या रेड ब्लड सेल्स पे तो दे डू नॉट लेट देम गेट एंटर, इसीलिए बिफोर आप दोगे ट्रीटमेंट। ठीक है, यू गॉट इट। एक मैंने बहुत अच्छा पॉइंट पढ़ा था आपकी बुक में कि क्लोरोक्विन की रेजिस्टेंस डेवलप क्यों हो गई है, मुझे मिल नहीं रहा।
चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपको क्लियर है ये बात? हाँ, म्यूटेशन हो जाती है उसके रिसेप्टर पे। जो वही मैं चीज देख रही थी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। चले अभी ब्रेक होते हैं ना, उसमें मैं फिर इसको फाइंड आउट करती हूँ, आपको ब्रेक के बाद बताती हूँ, ठीक है? उसके बाद प्रोटेक्टिव क्लोथिंग यानी फुल स्लीव्स हो, और शॉर्ट्स ना हो, फुल ट्राउजर्स हो, ताकि मॉस्किटो को कवर्ड एरिया ज्यादा मिले, बाइट ना कर सके। रिपलेंट इसकी कोई वैक्सीन नहीं है जी मलेरिया की, ठीक है? ओके। एनी क्वेश्चंस विद द मलेरिया? स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग मलेरिया? एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, मैंने चैट बॉक्स ओपन किया हुआ है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? और आपको की पॉइंट्स पता होने चाहिए जब आपको कोई सिनेरियो देगा मलेरिया की, कि उसके क्या क्या होते हैं, ठीक? अब हम ब्रेक ले लें, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दें? ब्रेक ले लेते हैं, मेरे ख्याल से 45 मिनट्स हो गए। अच्छा, अदील अब्बास ने पूछा है कि स्नफर डॉट्स क्या होते हैं। अच्छा, जब जो वाइवेक्स और ओवेल है ना, जब वो इन्फेक्ट करते हैं ना रेड ब्लड सेल्स को, तो उधर आपको स्नफर्स डॉट मिलते हैं। व्हाट आर दीज? दीज आर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, और जब आप इनको स्टेन करते हो ना, वैसे तो हम नॉर्मली, मैंने आपको बताया, मलेरिया को देखने के लिए वो यूज जिम्जा स्टेन, लेकिन जब हम एक और स्टेन, रुमिस्की स्टेन यूज करते हैं, तो उसमें ये रेड स्टेन होता है। तो दीज आर ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ मलेरिया, ठीक है? तो दीज आर स्पेसिफिक फॉर वाइवेक्स एंड ओवेल, स्नफर्स डॉट, ठीक हो गया? बेसिकली दीज आर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स व्हिच आर स्टेन्ड विद रुमिन्स्की डाई स्टेन, ठीक है? क्लियर है दिल बच्चा आपको? चलो ठीक हो गया, ओके। स्टॉप शेयरिंग। ठीक है, अभी मैं फिर न्यू लिंक आपको शेयर करती हूँ 11:15 पे। ओके।